हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑपरेशन नीट। दिस इज रेखा देवनानी एंड आज हम लोग हमारे चैनल पर फोटोसिंथेसिस नाम का बड़ा प्यारा सा चैप्टर वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। अब भाई ह्यूमन फिजियो देखते ही आप लोग को डर लगना स्टार्ट हो जाता है, तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बड़ा इजी पीजी प्यारा सा चैप्टर है ये, तो देर ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स एनसीईआरटी में इस तरीके से कुछ मेंशन है बेटा ये चैप्टर। और हम लोग सबसे पहले ये देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी के टेक्स्ट के अकॉर्डिंग व्हाट डू वी नो, कुछ इंट्रोडक्शन टाइप का, फिर आते हैं आपके कुछ एक्सपेरिमेंट्स, फिर आता है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, एक्चुअल में आपको साइट बताई जाएगी, एंड जितने भी पिगमेंट्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में सारी चीज़ें, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन मतलब कि ये कहाँ यूज़ होते हैं इस तरीके से, फोटो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ये आपकी हेडिंग्स है बेटा। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि आपको क्या पता है और इंट्रोडक्शन वाला जितना भी पैराग्राफ है। तो आ जाता है आपका फोटोसिंथेसिस। बड़ी सिंपल सी बात कि फोटो यानी कि लाइट एंड सिंथेसिस यानी कि कुछ ना कुछ तो बन रहा है, कुछ ना कुछ तो बन रहा है। कुछ बन रहा है, क्या बन रहा है भाई? फूड बन रहा है। फूड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। फूड यानी कि ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है। ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। वो हम लोग सारे एक्सपेरिमेंट्स भी देख लेंगे कैसे बनता है। CO2 के 6 मॉलिक्यूल 12 वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ में कंबाइन करता है, सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं एंड क्लोरोफिल के अंदर ये सारी प्रोसेस होती है और बन जाता है ग्लूकोज। ऑक्सीजन रिलीज होता है और कुछ वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं। बात की जाए तो CO2 और वाटर यहाँ पर रिएक्टेंट हैं, जबकि ये वाले सारे हमारे हो जाते हैं प्रोडक्ट। अगर हम सनलाइट की बात करें तो ये बात हम देख पा रहे हैं कि सनलाइट की एनर्जी को यूज़ किया गया है और यहाँ पर बना है ग्लूकोज। और हम सभी ये बात जानते ही हैं कि जो फोटोसिंथेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, बेसिकली हमारे प्लांट्स, इन पर हम सभी फूड के लिए डिपेंडेंट हैं। यानी कि सनलाइट से जो एनर्जी आई उसे ट्रैप करके फूड बना और फूड की एनर्जी को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। तो सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, ये बात भी हमें पता है। सन की ही एनर्जी हमें भी मिलती है। क्या इतनी बातें ठीक हैं? तो आगे बढ़ जाते हैं। इससे फोटोसिंथेसिस से हुआ क्या क्या? फूड बना, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, इनऑर्गेनिक मटेरियल को हमने ऑर्गेनिक में कन्वर्ट किया, लाइट एनर्जी को हमने केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया और रेडॉक्स रिएक्शन हुआ। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों चीज़ें साथ में होती हैं। कुछ ना कुछ सिंथेसाइज हो रहा है तो एनाबॉलिक रिएक्शन है। एंडोथर्मल, यहाँ पर आपकी एनर्जी लग रही है, एंडरगोनिक प्रोसेस है। फिजिको केमिकल प्रोसेस इसे कहते हैं बेटा। रीजन कि यहाँ पर फिजिकल जो आपकी लाइट एनर्जी है उसे ट्रैप किया जा रहा है, केमिकल यहाँ यानी कि आपका ग्लूकोज बन रहा है, तो इसमें लाइट रिएक्शन होती है और बायोसिंथेटिक रिएक्शन होती है जहाँ पर आपका ग्लूकोज बनता है, तो फिजिको केमिकल रिएक्शन भी इसे हम कहते हैं। आई होप कि आप रिवीजन करने आए हैं तो चैप्टर आपने पहले देखा हुआ है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है इससे पहले तो इट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। एक एक पॉइंट हमने एनसीईआरटी का कवर किया है। और 10th क्लास में फोटोसिंथेसिस वर्ड तो सुन के आई होगी ना, बस उसके आगे का हम लोग पढ़ रहे हैं। तो आगे आ जाते हैं, हम लोग देखते हैं कि इस रिएक्शन को जो हम लोग बड़े प्यार से सिंपल तरीके से एक रिएक्शन लिख लेते हैं, ये हमें पता कैसे चला? ऑब्वियसली कुछ एक्सपेरिमेंट्स कौन कौन से थे आपके एनसीईआरटी में कुछ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में दिए हुए हैं और बाकी आगे दिए हुए हैं। यानी कि मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट एंड एक और एक्सपेरिमेंट है वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ये आपके उसमें इंट्रोडक्टरी वाला जो पैराग्राफ है उसमें गिवन है। इसके बाद में प्रिस्ले का आपको एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, जैन इंजनहाउस का, जूलियस वॉन सैक्स का, TW एंजलमैन का और कॉर्नेलियस वॉन नील के आपको एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिजेटेड का मतलब ये सॉरी बेटा, थोड़ी सी खांसी है, कॉपरेट करना पड़ेगा आपको। द वेरिजेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। वेरिजेटेड लीफ का मतलब कि स्पॉटेड है, कहीं कहीं पर ग्रीन ग्रीन स्पॉट है और कहीं कहीं पर अलग कलर आपको दिख रहा है। इस लीफ का इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। कैसे एक्सपेरिमेंट किया? इन्होंने क्या किया, एक वेरिजेटेड लीफ ली स्पॉटेड और इसको हाफ कवर कर दिया ब्लैक कलर के पेपर से। क्या आप सभी देख पा रहे हैं? ब्लैक कलर के पेपर से इसको कवर कर दिया। जिस पोर्शन को इन्होंने ब्लैक पेपर से कवर किया और जितना इन्होंने एक्सपोज्ड पोर्शन रखा, थोड़े टाइम सनलाइट में रखने के बाद में इन्होंने किया स्टार्च टेस्ट और रिजल्ट ये आया कि जो पोर्शन ब्लैक पेपर से कवर था
उसका स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, और जो पोर्शन एक्सपोज्ड था उसका स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया। स्टार्च टेस्ट आपको पता होगा, उसमें स्टार्च में ऐसे ड्रॉपलेट लेते हैं और फिर ब्लू या ब्लैक कलर दिखाई देता है, उस तरीके से। क्यों? रीजन कि स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं बना, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। पॉजिटिव आया, इसका मतलब स्टार्च है, इसका मतलब ग्लूकोज बना है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? जो एक्सपोज्ड था, ब्लैक पेपर वाले रीजन पे नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ब्लैक कलर के पेपर ने सारी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, लीफ तक सनलाइट आ ही नहीं पाई। इसका मतलब कि जहां सनलाइट होगी वहां फोटोसिंथेसिस होगा, सनलाइट नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इट इज द रिजल्ट। तो सनलाइट इज असेंशियल फॉर आपके फोटोसिंथेसिस एंड लाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ये इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आता है। बड़ा ही प्यारा सा छोटा सा एक्सपेरिमेंट। दूसरा आ जाता है मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट आपका बेस्ड है CO2 पर। अच्छा, याद करने का तरीका, मॉल्स में O आता है, CO2 में O आता है, ऐसे आप याद कर लें। इन्होंने क्या किया कि एक ना प्लांट लिया और इसकी लीफ को इन्होंने एक कॉटन में डिप करके रख दिया। कॉटन कैसी थी? जिसने KOH को सोक किया हुआ था। KOH में डिप्ड आपकी कॉटन थी, उसमें इन्होंने लीफ को डिप कर दिया। अब KOH का काम क्या है? बेसिकली इसका केमिकल फंक्शन है कि ये सारी CO2 जितनी भी इसके आसपास होती है ना, सबको एब्जॉर्ब कर लेता है। मतलब एटमॉस्फेयर में ये CO2 नहीं छोड़ता, और ऐसा एटमॉस्फेयर जहां पर CO2 नहीं है वहां पर हमने इस लीफ को प्लेस किया है। समझ पा रही हैं? अब इस लीफ में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट निकाला थोड़ी देर के लिए इसको रखने के बाद में कि स्टार्च टेस्ट कैसा आता है। स्टार्च टेस्ट आया नेगेटिव, जो सोक्ड लीफ थी। वही जो पार्ट सोक्ड नहीं था उसमें आया पॉजिटिव। तो हमें ये बात समझ में आई कि जहां पर स्टार्च टेस्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब ग्लूकोज नहीं बना है, ग्लूकोज नहीं बना है, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। फोटोसिंथेसिस क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ लाइट तो थी लेकिन CO2 हमने खत्म कर दी थी, और यहाँ पर फ्री CO2 अवेलेबल नहीं थी, तो फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ। हालांकि दूसरी जगह पर क्योंकि स्टार्च टेस्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब ग्लूकोज बना है, और ग्लूकोज बना है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है। इसका मतलब यहाँ पर CO2 अवेलेबल थी तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हुआ है। तो कंक्लूजन हमें ये बेटा पता चल जाता है, द CO2 इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं बेटा। हमें वन शॉट में करना है तो फटाफट से रिवाइज करना होगा, एक एक चीज आपको फटाफट से ही लिखनी है। द नेक्स्ट इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। द नेक्स्ट वन इज बेल जार एक्सपेरिमेंट। बेल जार एक्सपेरिमेंट, बेल शेप का एक जार लिया हमारे प्रीस्टले साहब ने और एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने क्या किया? एक बेल शेप के जार में एक चूहा रखा और एक बर्निंग कैंडल रखी। थोड़ी देर के बाद देखा कि चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। थोड़ी देर के बाद में देखा चूहा भी मर गया और कैंडल भी बुझ गई। अब कैंडल को तो फिर से जला सकते हैं बट चूहे को तो जिंदा नहीं कर सकते, तो इन्होंने क्या किया? एक और नया बेल जार लिया, उसमें इन्होंने मिंट का प्लांट लगाया, कैंडल को फिर से प्लेस किया, बर्निंग कैंडल को, और वो चूहा तो जिंदा नहीं हो पाया, नया चूहा लेकर आ गए। एक इन्होंने रखा मिंट प्लांट, एक इन्होंने रखी बर्निंग कैंडल, और एक नया चूहा ले आए। और इस एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि थोड़ी देर के बाद में सारे के सारे नॉर्मल थे, यानी कि कैंडल भी जल रही थी, चूहा भी जिंदा था, और मिंट प्लांट तो एज इट इज था ही। फिर इन्होंने कंक्लूजन निकाला कि कुछ तो ऐसा एटमॉस्फेयर में ये जो बर्निंग कैंडल और लाइव माइस कंज्यूम कर रहे थे उसे रिस्टोर कर रहा था प्लांट, एंड दैट वाज ऑक्सीजन। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट थी, जिसे बर्निंग कैंडल और माइस यूज कर रहे थे, उसको वापस से एनवायरनमेंट में भेजने का काम कर रहा था मिंट का प्लांट। यानी कि ये मिंट का प्लांट CO2 इनसे लेता था और ऑक्सीजन इन्हें दे देता था, तो रिस्टोर करता था। अगेन कंक्लूजन ये आया कि मिंट प्लांट रिस्टोर द ऑक्सीजन दैट बर्निंग ब्रीदिंग माइस एंड बर्निंग कैंडल रिमूव। जो ये रिमूव कर रहे थे उसे ये मिंट प्लांट रिस्टोर कर लेता था। इन्होंने ही असेंशियल रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स भी बताया, और इन्होंने ही 1774 में ऑक्सीजन को डिस्कवर किया प्रीस्टले ने। ठीक है, प्रीस्टले साहब ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। क्या ये एक्सपेरिमेंट आपको क्लियर है? हाँ, तो आगे बढ़े। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वाज ऑफ जैन इंजन हाउस। ठीक है, इंजन हाउस, इन्होंने एलिगेंट एक्सपेरिमेंट किया था बेटा। एक्वेटिक प्लांट इन्होंने लिया था जिसका नाम है हाइड्रेला। इन्होंने हाइड्रेला का प्लांट लिया, एक आपके ग्लास के जार में इनको रखा। ऑब्वियसली पानी भी होगा इसके अंदर, तभी एक्वेटिक प्लांट ये सर्वाइव कर पाएगा। पानी के साथ में इसको रखा, और इन्होंने क्या किया? इस जार को आधे को लाइट में रखा और आधे को रखा डार्क में।
आधे को रखा लाइट में और आधे को रखा डार्क में। जो पोर्शन लाइट में था इन्होंने देखा कि उसमें ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई दिए, और जो पोर्शन डार्क में था वहां पर ऑक्सीजन के बबल्स दिखाई नहीं दिए, और ये ऑक्सीजन के बबल्स ज्यादा वहीं पर दिखाई दिए जहां पर ग्रीन पोर्शन ज्यादा था प्लांट का। तो इन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर ऑक्सीजन हमें मिली है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुआ है, और फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ? जहां लाइट प्रेजेंट थी। एंड ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन हमें नहीं मिली, ग्लूकोज का भी टेस्ट हमें नहीं मिला, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पर लाइट नहीं थी। तो इन्होंने ये बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, क्योंकि ग्रीन पार्ट में हमें दिखाई दी, प्रोड्यूस ऑक्सीजन बबल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट नॉट इन डार्क। तो CO2 की तो सनलाइट की प्रेजेंस में ही ये चीज पॉसिबल हुई। इन्होंने बताया कि सनलाइट इज असेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, द नेक्स्ट, इंजन से आप एनर्जी और एनर्जी से सनलाइट याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज जूलियस वॉन सैक्स। सैक्स से आप सैकराइड याद रख सकते हो बेटा। और इन्होंने क्या बताया कि जो आप ये फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन करते हो ना, इसमें ग्लूकोज बनता है और ये स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और इन्होंने ही ये बताया कि ये सब कुछ होता है एक ग्रीन सब्सटेंस में, प्लांट में होता है एक स्पेशल बॉडीज में। एक कुछ स्पेशल बॉडीज है जिनके पास में कुछ ग्रीन सब्सटेंस है, ये वहीं पर होता है और वहां पर ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। इन्होंने ये चीज बताई और थोड़े टाइम के बाद में हमें समझ में आया कि ये ग्रीन सब्सटेंस और कुछ नहीं, हमारा प्यारा क्लोरोफिल है, और ये स्पेशल बॉडीज और कुछ नहीं, हमारा प्यारा सा क्लोरोप्लास्ट है। समझे? सो दीज आर द एक्सपेरिमेंट्स मेंशन्ड इन योर NCERT। और मैचिंग वाले क्वेश्चन इससे आ जाते हैं तो 4 नंबर आपके इतनी सी देर में तैयार हो गए हैं। तो फटाफट से कैच कर लो इन 4 मार्क्स को और लिख कर रख लो सारे एक्सपेरिमेंट। ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट, द TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट। TW एंजलमैन का एक्सपेरिमेंट, इन्होंने बेटा क्या किया इन्होंने ना एक बड़ा ही प्यारा सा काम किया। इन्होंने रखा एक प्रिज्म और व्हाइट लाइट को इसके ऊपर डाला। जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास हुई 7 स्पेक्ट्रम में ब्रेक हो गई विबग्योर में, और जैसे ही ये 7 स्पेक्ट्रम में बेटा ब्रेक हुई, क्या हुआ इन्होंने उस 7 स्पेक्ट्रम के आगे जहां पर ये ब्रेक होगी उसके आगे एक जार रख दिया, वहां पर लगा दिया इन्होंने एक प्लांट, वहां पर लगा दिया इन्होंने एक प्लांट और इस प्लांट के साथ में इन्होंने यहां पर कुछ प्लेस किए एरोबिक बैक्टीरियाज। कैसे बैक्टीरियाज? एरोबिक बैक्टीरियाज। और इन्होंने ये नोटिस किया थोड़ी देर के बाद में, जिस रीजन में ब्लू लाइट पड़ रही थी और जिस रीजन में रेड लाइट पड़ रही थी, उस रीजन में सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ दिखाई दी। उस रीजन में इन्हें सबसे ज्यादा एरोबिक बैक्टीरियाज की ग्रोथ दिखाई दी। तो इनको ये बात समझ में आई कि जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ हो रही है एरोबिक बैक्टीरियाज की, एरोबिक बैक्टीरियाज को चाहिए क्या? ऑक्सीजन। और जहां पर ज्यादा ऑक्सीजन होगी वहां पर ज्यादा ग्रोथ होगी। और ब्लू और रेड रीजन में ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है इसका मतलब, और ज्यादा ऑक्सीजन मिल रहा है इसका मतलब फोटोसिंथेसिस ज्यादा हो रहा है। तो ओवरऑल सनलाइट के भी अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग फोटोसिंथेसिस का रेट होता है, यानी कि ब्लू और रेड रीजन में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है। इन्होंने ये बताया द मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस इज इन ब्लू एंड रेड रीजन, और एरोबिक बैक्टीरिया की ग्रोथ वहां हुई है। तो इन्होंने ही वर्ल्ड का फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम भी दिया। फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम का मतलब हम क्या एक्शन पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में? फोटोसिंथेसिस पढ़ रहे हैं ना। तो फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम इन्होंने ही दिया सबसे पहले, और इन्होंने ये बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ब्लू और रेड रीजन में होता है। और इसके अलावा जो एक्शन स्पेक्ट्रम है ना, इसके भी पर हम आगे जब एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देखेंगे वो क्लोरोफिल ए जैसा दिखता है, मैं आपको आगे दिखाऊंगी, इसमें आपको लोड लेने वाली बात कोई नहीं है। द नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट वॉज ऑफ कॉर्नेलियस वैन नेल। कॉर्नेलियस वैन नेल ने सिंपल से पर्पल सल्फर बैक्टीरिया या फिर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया को लिया और इन्होंने CO2 के साथ में इसको इनकी CO2 के प्रेजेंस में इनको फोटोसिंथेसिस करने दिया। और एज अ रिजल्ट देखा कि इनका, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस जब करेंगे तो ये H2S यूज करेंगे एट द प्लेस ऑफ H2O, तो इनका जब इन्होंने रिजल्ट देखा, इनके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ना मिलकर H2 या फिर सल्फेट मिला। और इसका मतलब ये हुआ कि ये एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब ऑक्सीजन रिलीज नहीं करते हैं। क्यों नहीं रिलीज करते? क्योंकि ये वाटर की जगह पर H2S यूज कर रहे हैं। इसका मतलब जो हम लोग ये ऑक्सीजन देखते हैं ना, ये वाटर से आई है, ना कि CO2 से। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि द ऑक्सीजन
जो हमें मिल रही है वो वाटर से आई हुई है, और ये हमें कॉर्नेलियस वॉन नील ने बताया। नील स्टैंड्स फॉर नीला कलर, नीला कलर स्टैंड्स फॉर ब्लू है, पानी पानी, और इसे आप याद कर लेंगे कि पानी से ही हमारी ऑक्सीजन आती है। ठीक है, ठीक है, ये ऑक्सीजन का आपको बताया हुआ है। आगे बढ़े तो ये सारी प्रोसेसेस हो तो रही हैं, बट हो कहाँ रही हैं ये भी तो पता हो। भाई 4 नंबर यहाँ पर लेकर आ गए, 4 नंबर और भी तो ऐड करने हैं ना आगे, भाई 3 क्वेश्चन आएंगे चैप्टर से। तो बाकी के कहाँ हो रही है प्रोसेस ये देख लेते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस अभी अभी देख कर है। स्पेशल बॉडीज जो कि हमारी क्लोरोप्लास्ट है, स्पेशल सब्सटेंस जो कि हमारा क्लोरोफिल है। तो स्पेशल बॉडी कैसी है, आप लोग अपने सेल बायोलॉजी वाले चैप्टर में इसको बहुत पढ़ के आए होंगे, और अभी हम लोग बहुत ज़्यादा इर्द गिर्द नहीं जाएंगे, जितना हमें रिक्वायर्ड है वो हम लोग पढ़ेंगे। आपका जो क्लोरोप्लास्ट है इसमें 2 चीज़ें हैं, एक मेम्ब्रेनस सिस्टम और दूसरा आपका पूरा अंदर का स्पेस जिसे हम लोग स्ट्रोमा कहते हैं बेटा। ये क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन इसके पास में होती हैं, और ये जो डबल मेम्ब्रेन है इसमें आउटर मेम्ब्रेन ज़्यादा परमिएबल है। बीच का स्पेस है आपका स्ट्रोमा जिसे हम लोग मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें छोटे छोटे से सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिनका नाम है थैलाकॉइड, और ये एक थैलाकॉइड दूसरे थैलाकॉइड तीसरे थैलाकॉइड के ऊपर ऐसे अरेंज्ड है जैसे एक के ऊपर एक आपको कॉइन्स आपने रख दिए हो, या एक के ऊपर एक मम्मी ने रोटियां बनाकर रख दी हो, या फिर आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़ रख लो एक के ऊपर एक। ठीक, पैसा तो सबको पसंद है, एक के ऊपर एक कॉइन्स रख दिए हो, इस तरीके से अरेंज्ड है, और इस कंप्लीट अरेंज्ड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं ग्रेना। सिंगल इज थैलाकॉइड एंड एक एक ये जो स्ट्रक्चर बना है इसे हम कहते हैं ग्रेना। ठीक है। और इसी के पास में हमारे पास पिगमेंट्स के सिस्टम मिलते हैं आपकी ग्रेना की या थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। बहुत सारे ग्रेना आपस में जुड़े हुए होते हैं विद द लैमेली, अगेन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मेम्ब्रेन्स। तो एक मेम्ब्रेन से ये जुड़े हुए होते हैं और स्ट्रोमा के बीच से जाते हैं, इसीलिए इन्हें हम लोग स्ट्रोमा लैमेली कहते हैं, जो कि आपके 2 ग्रेना को कनेक्ट करता है। ठीक, इस सब के अलावा आपको स्टार्च ग्रैन्यूल्स मिल जाएंगे, ऑब्वियसली ये स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होंगे। लिपिड की आपको कुछ ड्रॉपलेट्स मिल जाएंगी, और हमारा ये क्लोरोप्लास्ट सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल है, इसके पास में आपको राइबोसोम भी मिल जाएंगे 70s टाइप के, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलते हैं। ठीक, मेन चीज़ कि हम लोग जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन कर रहे हैं उसमें हम सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करते हैं, अपने एनर्जी प्रोडक्ट्स एनर्जी करेंसी में कन्वर्ट करते हैं, और उस एनर्जी करेंसी को CO2 को और वाटर को मिला के हम लोग ग्लूकोज बनाने में यूज़ करते हैं। तो पहला जहां पर सनलाइट की एनर्जी को यूज़ करके आप एनर्जी करेंसी बना रहे हैं बेटा, इट इज़ द पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, और बाकी जो आपका बनता है वो है डार्क रिएक्शन। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन होगी आपकी ग्रेना के अंदर मेम्ब्रेनस सिस्टम में, जबकि स्ट्रोमा में होगी डार्क रिएक्शन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन देखें तो पहले सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया, ATP NADPH बनाए, जो कि आपका ग्रेना या फिर स्ट्रोमा लैमेली पे होता है, इसे हम लोग फोटोकेमिकल या फिर लाइट रिएक्शन कहते हैं। अब ये जो ATP NADPH बन गया है, इसे यूज़ करके CO2 को हम लोग कन्वर्ट करते हैं हमारे ग्लूकोज में, जिसे हम लोग कहते हैं डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये कहीं से भी नहीं है कि ये अंधेरे में होगा। डार्क रिएक्शन कहने का मतलब ये है कि ये लाइट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, ये लाइट के प्रोडक्ट्स को यूज़ करता है। तो अगर मैं आपसे एक ये सवाल करूं, सभी यहाँ पर फोकस करेंगे, यहाँ पर फोकस लाइए। अगर मैं आपसे ये सवाल करूं कि क्या डार्क रिएक्शन अंधेरे में होगी या फिर सारी रात चलती रहेगी, तो बेटा ये आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। डार्क रिएक्शन का मतलब ये है कि लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो गई है, ATP NADPH जब तक इसके सराउंडिंग में प्रेजेंट है डार्क रिएक्शन होगी, बाद में स्टॉप हो जाएगी। तो डार्क रिएक्शन डू नॉट डिपेंड अपॉन लाइट डायरेक्टली, बट दे डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, यहाँ पर बनता है हमारा ग्लूकोज। फोटोसिंथेसिस की साइड ऑब्वियसली ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के, जिनके पास में क्लोरोप्लास्ट होता है। लीव्स के साथ साथ में यंग स्टेम भी ग्रीन होते हैं, तो वहां पर भी हो सकता है। सॉरी बेटा, सॉरी। द नेक्स्ट थिंग इज पिगमेंट्स। अब ये सारी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन में हम बात कर ली, लाइट रिएक्शन को एब्जॉर्ब कौन करता है? क्लोरोप्लास्ट में हमने देखे सिस्टम्स प्रेजेंट हैं जो कि बनाते हैं आपके पिगमेंट्स। पिगमेंट्स आपके पास में बेटा डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये पता लगाने के लिए किया गया पेपर क्रोमेटोग्राफी। एक आपके लीफ की चटनी बना ली, बिल्कुल जो चटनी हरी चटनी खाते हो आप, उस पर हमने पेपर क्रोमेटो, चटपटी नहीं है, बस पतली आपकी पत्तियों का पेस्ट है। इस पेस्ट में हमने क्रोमेटोग्राफिक पेपर रखा
और इसमें पिगमेंट्स अरेंज हो गए और कलर दिखने लगा। तो जैसे जैसे हमने देखा, इसके पास में हमें कुछ लाइट ग्रीन टाइप का दिखा जो कि हमारा क्लोरोफिल बी है, ब्लूइश ग्रीन दिखा जो कि हमारा क्लोरोफिल ए है, येलो कलर दिखा जो कि ज़ैंथोफिल है, और येलो ऑरेंज कलर कुछ आपको दिखेगा जो कि कैरोटिनॉइड है। कलर्स के साथ में मैंने बनाया हुआ है, ऐसे ही आप ड्रॉ कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। ठीक, ये जो पिगमेंट्स हैं इनमें से हमारा क्लोरोफिल ए है चीफ पिगमेंट और बाकी सब है एसेसरी पिगमेंट्स। चीफ पिगमेंट क्यों? क्योंकि यही लाइट को एब्जॉर्ब करता है। और मैंने आपको ना अभी स्टार्टिंग में बताया कि एक्शन स्पेक्ट्रम और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कुछ क्लोरोफिल ए के सिमिलर है, वही आगे आने वाला है। ठीक है, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड हैं आपके एसेसरी पिगमेंट। एसेसरी क्यों? क्योंकि ये क्लोरोफिल ए को फोटो ऑक्सीडेशन से बचाते हैं। कैसे बचाते हैं? ये फोटो सिस्टम बना लेते हैं। क्या होता है, क्लोरोफिल ए का एक मॉलिक्यूल ऐसे सेंटर में बैठा हुआ है। क्लोरोफिल ए का एक प्यारा सा मॉलिक्यूल, रेड कलर ले लेते हैं। ठीक है, क्लोरोफिल ए का एक प्यारा सा मॉलिक्यूल सेंटर में बैठा हुआ है और इसको सराउंड करते हैं बाकी के पिगमेंट्स, जैसे कि ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल भी। उसी कलर में मैंने ड्रॉ किया जिस कलर के ये होते हैं। आप भी ऐसे ही लिख लेंगे जैसे कि आप भूलेंगे नहीं कलर्स। ठीक है, और कुछ प्रोटीन भी होते हैं इसके बीच में। रिएक्शन सेंटर बनाता है आपका क्लोरोफिल ए, चीफ पिगमेंट है, लाइट यही एब्जॉर्ब करता है। और बाकी सब जो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसे हम लोग लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीने भी कहते हैं। ये एसेसरी पिगमेंट्स और प्रोटीन मिलके बनाते हैं एसेसरी पिगमेंट्स आपके ये सभी। ये सारे फोटो सिस्टम लोकेटेड होते हैं बेटा आपके थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन और स्ट्रोमा लैमेली पर। ठीक है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर और स्ट्रोमा लैमेली पर ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट ये जो आपके फोटो सिस्टम्स हैं लाइट को कितनी नैनोमीटर पर एब्जॉर्ब करते हैं उसके बिहाफ पर क्लासिफाई किए गए हैं दो में, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसका मतलब कहीं से भी नहीं है कि फोटो सिस्टम 1 पहले काम करता है, फोटो सिस्टम 2 बाद में। नहीं, पहले जो डिस्कवरी हुई वो पहला है, बाद में जो डिस्कवरी हुई वो दूसरा है। फोटो सिस्टम 1 के पास में रिएक्शन सेंटर बनता है क्लोरोफिल ए का और बाकी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स हंड्रेड्स ऑफ एसेसरी मॉलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। रिएक्शन सेंटर जो क्लोरोफिल ए का बना है यही मेन आपके 1 और 2 को डिस्टिंग्विश करता है। कैसे? ये जो क्या करता है इसे हम लोग PS700 भी कहते हैं, P700 भी कहते हैं। रीजन कि ये ना इसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आता है 700 नैनोमीटर की लाइट पर। 700 की नैनोमीटर की लाइट पर ये एक्टिवेट होता है। वहीं फोटो सिस्टम 2 की बात करें तो इसे हम P680 भी कहते हैं क्योंकि ये 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करता है। एंटीने दोनों का सेम है। अब ये फोटो सिस्टम आपके लाइट को जैसे एब्जॉर्ब करते हैं तो डिफरेंट पिगमेंट भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी के एब्जॉर्ब नहीं करते, बाकी भी एब्जॉर्ब करते हैं। तो किस तरीके से ये लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं उसका स्पेक्ट्रम आपको दिया हुआ है जिसे हम लोग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट वर्ड नहीं है जो आप लोग बोल बोल के घबरा जाते हो। सिंपल स्पेक्ट्रम का मतलब एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है बेटा, जो आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं किस नैनोमीटर की लाइट पर कैसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जस्ट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, दिस एब्जॉर्प्शन व्हेन प्लॉटेड एज अ ग्राफ इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और किस वेवलेंथ पर, अब ये भी देख लीजिए, ये बी का बना हुआ है, कैरोटिनॉइड का बना है, ए का बना है। तो ए का ये ब्लू वाला है, ठीक है, पहला वाला, ये वाला ए का है आपका। फिर आपका ये ग्रीन वाला बना हुआ है बी का और फिर बना हुआ है कैरोटिनॉइड का। इसे याद आप कैसे भी रख सकते हैं, जैसे आप याद रख पाएं, बट आपको इसे याद रखना ही है। ठीक है, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, सबसे पहले मिला ए का, फिर मिला बी का, फिर मिला मुझे सी का, मतलब ए बी और कैरोटिनॉइड। जैसे आप याद रख पाए वैसे याद रखेंगे, बट आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है। किस वेवलेंथ पर सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है? इट इज एक्शन स्पेक्ट्रम। एक्शन हम यही तो करवा रहे हैं। तो ग्राफ शोज इन विच अ पर्टिकुलर रीजन ऑफ लाइट मेजर पिगमेंट एक्शन इज डन, मतलब एक्शन सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस कहाँ हुआ है, ये आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। अब तीनों को अगर मिला के मैं देखूँ ना तो ये देखिए, ये आ गया आपका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये आ गया आपका एक्शन स्पेक्ट्रम। जब इसे आप ओवरलैप अगर कर देंगे ना तो ये ऐसा बन जाएगा, इसे आप ओवरलैप कर देंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। और ध्यान से देखो तो ये जो क्लोरोफिल ए वाला था ना, ये वही ग्राफ है, क्लोरोफिल ए वाला ग्राफ है। और यहाँ पर कहीं ब्लू और ये रेड रीजन की वेवलेंथ है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का आपको पीक भी दिख रहा है। जहाँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए का सबसे ज़्यादा है, वहीं पर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा है। यही से एक चीज़ ये भी प्रूफ हो जाती है कि भाई हमारा क्लोरोफिल ए ही चीफ पिगमेंट है। ठीक है, तो आगे बढ़ें। और ये आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम इन्होंने वेवलेंथ के साथ में ना साथ में बनाया हुआ है कि ये भाई इन्होंने पतली पतली सी लाइन बना रखी है वाइट कलर की। इधर से आपको 400 नैनोमीटर पता चलता है, इधर से आपको पता चलता है कि 700 नैनोमीटर है, वो प्रेजेंटेशन है। ठीक है,
फिर आ जाती है कि लाइट को एब्जॉर्ब करने की बात हो गई, एब्जॉर्ब करके जो बनाना है वो तो कर ले मैम, लाइट रिएक्शन कर लेते हैं भाई। द मेन थिंग इज लाइट रिएक्शन होती कहाँ है, थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर और स्ट्रोमा लैमेली पर भी, जहाँ पर फोटो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, यही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले लाइट एब्जॉर्ब होगी, वाटर का मॉलिक्यूल टूटेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा और इन्हें फिर हम लोग फर्दर डार्क रिएक्शन में यूज करेंगे। ये आपकी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आ गई। लाइट रिएक्शन कैसे होती है ये देख लीजिए। लाइट रिएक्शन जब हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर फॉस्फेट को फिक्स कर रहे हैं, फॉस्फोराइलेशन करते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोराइलेशन दो तरीके से होता है, एक नॉन साइक्लिक तरीके से और एक होता है साइक्लिक तरीके से। किस तरीके से होता है, नॉन साइक्लिक आपका होता है ग्रैना पर और साइक्लिक होता है आपका स्ट्रोमा लैमेली पर स्ट्रोमा लैमेली, ठीक। स्ट्रोमा लैमेली पर होता है आपका साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। अब ये जो नॉन साइक्लिक और साइक्लिक है, प्रोसेस कैसे होती है वो देख लेते हैं। इस तरीके का कुछ डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी बना हुआ है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का। आपके ग्रैना पर एक बार यहाँ से देख लीजिए, ये आपका थैलाकॉइड है, ये आपकी मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये एक थैलाकॉइड ड्रॉ किया है मैंने। इस पर फोटोसिस्टम 2, फोटोसिस्टम 1 दोनों प्रेजेंट होते हैं। सनलाइट एब्जॉर्ब की जाती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से ये पहुंच जाती है फोटोसिस्टम 1 के पास और यहाँ पर कुछ रिएक्शंस होती हैं और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कुछ रिएक्शन होती है और NADPH2 का फॉर्मेशन होता है। अगर मैं इसे ड्रॉ करूँ तो कुछ N और अगर टेढ़ा कर दूँ तो Z टाइप का दिखाई देता है। इसे ही हम लोग Z स्कीम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, Z स्कीम, ठीक। होती कैसे है वो देख लीजिए। तो ओवरऑल आपका PS2 यानी कि P600 और PS1 यानी कि P700 अरेंज्ड है आपकी ग्रैना पर, ग्रैना की आपकी थैलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर। PS2 के पास में आती है 680 नैनोमीटर की लाइट और PS1 के पास आती है 700 नैनोमीटर की लाइट। जैसे ही 680 नैनोमीटर की लाइट आई, PS2 एक्टिवेट हो जाता है और अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है। जैसे ही इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, प्राइमरी एक्सेप्टर इसे एक्सेप्ट कर लेता है। क्या किया, प्राइमरी एक्सेप्टर ने इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया और आगे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर कर देता है, ठीक। इस इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। अब ये इलेक्ट्रॉन की भरपाई कौन करेगा, एक वाटर का मॉलिक्यूल यहां पर आएगा, बलिदान देगा, पूरा ब्रेक हो जाएगा और इसे इसका इलेक्ट्रॉन वापस कर देगा। जैसे ही वाटर का मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ऑक्सीजन भी यहां पर रिलीज हो जाएगी और ये वही ऑक्सीजन है जो हम फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में ड्रॉ करके आ रहे थे। तो एक प्रोडक्ट तो हमने तुरंत पकड़ लिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। इतना हो चुका। अब सिंथेसिस ऑफ एटीपी और NADPH करते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से एक एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और इसी इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है PS1 यानी कि P700 को। अब P700 इस इलेक्ट्रॉन को अपने प्राइमरी एक्सेप्टर को देगा और ये प्राइमरी एक्सेप्टर फेराडॉक्सिन नाम के मॉलिक्यूल को देगा। ये इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन NADP में कन्वर्ट होता है, NADP रिडक्टेज की प्रेजेंस में NAD+ को NADPH में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है NADPH का। तो ओवरऑल सबसे पहले एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट हुआ, 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब किया गया। पहले कम वाली एब्जॉर्ब की है, ऐसे याद रखेंगे, PS2 ने किया। PS2 का ये इलेक्ट्रॉन गया PS1 के पास और वहां से फिर NADPH का फॉर्मेशन हुआ। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH हो चुका है। इतनी बात समझ में आ रही है। और डिटेल में मैं आपको केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस में बताती हूँ कि कौन प्राइमरी एक्सेप्टर। दूसरा आता है साइक्लिक, ये आपकी स्ट्रोमा लैमेली पर होता है। स्ट्रोमा लैमेली पर PS2 प्रेजेंट ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ PS1 है। तो जब 700 नैनोमीटर की लाइट आती है, PS1 इसे एब्जॉर्ब करता है, प्राइमरी एक्सेप्टर को इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के माध्यम से होता हुआ वापस इसी के पास आ जाता है, क्योंकि दूसरा फोटो सिस्टम तो प्रेजेंट ही नहीं है। तो जब इसके पास में इसका इलेक्ट्रॉन वापस आ जा रहा है तो क्यों वाटर मॉलिक्यूल यहाँ ब्रेक डाउन होता ही नहीं है और ये इलेक्ट्रॉन इसके पास वापस आ जाता है। इस प्रोसेस में एक ATP बन जाता है। तो यहाँ पर वाटर की स्प्लिटिंग नहीं हो रही है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, तो NADPH रिडक्टेज भी प्रेजेंट नहीं है। इधर इलेक्ट्रॉन वापस से आ जाएगा P700 के पास, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होगा, ATP कोई नहीं बनेगा, NADPH कोई नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अब आपकी जो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है, इससे आगे का स्टेप एक बताती हूँ मैं, डिफरेंस बाद में करेंगे। चलिए डिफरेंस पहले कर लेते हैं। हम लोग क्या पढ़ के आए? हम लोग अभी क्या पढ़ के आए बेटा?
जो आपका ये साइक्लिक वाला प्रोसेस है और नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें डिफरेंस क्या है? साइक्लिक में सिर्फ और सिर्फ हमने देखा PS1 मिला, जबकि नॉन साइक्लिक में PS2 PS1 दोनों मिला। ठीक। प्राइमरी एक्सेप्टर यहाँ पर FRS होता है, आगे देखेंगे कैसे। और यहाँ पर प्राइमरी एक्सेप्टर होता है आपका फियोफाइटिन। अकॉर्डिंग टू NCERT प्लास्टोक्विनोन अगर क्वेश्चन आ जाए तो वो भी मार्क करेंगे। कैसे करेंगे आगे दिखाती हूँ अभी। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकला P700 से वापस इसके पास में आ गया। P680 से इलेक्ट्रॉन निकलता है लेकिन वापस किसके पास मिलेगा? वापस किसके पास मिलेगा? P700 के पास में। इसका कंपेंसेशन वाटर मॉलिक्यूल देता है। यहाँ पर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर नहीं होता है, यहाँ पर होता है। यहाँ पर NADP रिड्यूस नहीं होता है, मतलब NADPH नहीं बनता है, यहाँ पे रिड्यूस होता है NADPH बनता है। और ये ग्रेन ऑफ थैलाकॉइड में होता है, ये स्ट्रोमा लेमेली पे होता है, ये स्ट्रोमा लेमेली पर होता है। ठीक। कैसे होता है ना नॉन साइक्लिक वाले के प्रेजेंस में, कुछ चीज़ें देख लो। इसी का ना एक आपको प्रोसेस है जिसे हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। पिंक कलर का डायग्राम आपकी NCERT में बना हुआ है। सॉरी, बहुत ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ये आपका एक थैलाकॉइड है, उसकी मेम्ब्रेन है, थोड़ा सा मोटा करके उसे बनाया है, सिंगल मेम्ब्रेन होती है ये। PS2 ना थोड़ा अंदर की साइड प्रेजेंट होता है, PS1 थोड़ा बाहर। अगेन लाइट जैसे ही सनलाइट मिली PS2 ने एब्जॉर्ब की, इलेक्ट्रॉन निकला, प्राइमरी एक्सेप्टर के पास पहुंच गया। इसे हम लोग प्लास्टोक्विनोन कंसीडर करते हैं अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक। हालांकि प्राइमरी एक्सेप्टर होता है इसका यहाँ पर आपका फियोफाइटिन, लेकिन प्लास्टोक्विनोन अकॉर्डिंग टू NCERT। ठीक। ये प्राइमरी एक्सेप्टर इलेक्ट्रॉन पास कर देता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स को, ये B6F कॉम्प्लेक्स आगे पास कर देता है प्लास्टोसाइनिन को, एंड दिस सायानिन लेडी विल रिटर्न बैक्स टू द अनदर फोटोसिस्टम यानी कि PS1, एंड PS1 से इलेक्ट्रॉन फेराडॉक्सिन से होता हुआ आपके NADP को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर देता है। हो क्या रहा है यहाँ पर, जो वाटर की स्प्लिटिंग हुई इससे आपके प्रोटॉन कलेक्ट हो गए हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा था, इन इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की मदद से भी आपके प्रोटॉन अंदर कलेक्ट हो गए हैं। बाहर के प्रोटॉन स्ट्रोमा के अंदर आ गए, ल्यूमिन के अंदर भी ल्यूमिन में प्रोटॉन इकट्ठे होते जा रहे हैं, तो अंदर का प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ जाता है। इस हाई प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से CF0F1 पार्टिकल से आते हैं आपके 2 प्रोटॉन और बाहर प्रेजेंट ADP को ATP में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोटॉन ग्रेडियंट की वजह से ATP का ये सिंथेसिस जो हो रहा है, इसे ही हम लोग केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस कहते हैं। यहीं से क्वेश्चन आता है कि केमी ऑस्मोटिक हाइपोथेसिस का बेसिस क्या है, तो भाई प्रोटॉन ग्रेडियंट। ठीक है, ल्यूमिन में प्रोटॉन ग्रेडियंट बढ़ गया है, ये ल्यूमिन है, और ये आपका स्ट्रोमा का स्पेस है, इसमें प्रोटॉन ग्रेडियंट कम है, अंदर से बाहर फेंके जा रहे हैं, एक ATP का सिंथेसिस किया जा रहा है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं सभी को भाई? आगे बढ़े, आइए। ये आपकी NCERT का डायग्राम प्यारा सा, ठीक है, वही चीज़ें आपको सारी बनी हुई है। PQ जो है प्लास्टोक्विनोन PQH2 में कन्वर्ट होता है, प्रोटॉन को अंदर फेंक देता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है। ठीक, ये क्वीन बड़ी चालाक है प्लास्टोक्विनोन वाली क्वीन, और कोई क्वीन नहीं है। द नेक्स्ट इज डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन पे जैसे ही आओगे, डार्क रिएक्शन में जैसे ही आओगे, ATP NADPH बना चुके हो, अब क्यों भाई CO2 का कुछ तो यूज़ करना है, अब आपको ग्लूकोज बनाना है। ठीक है, तो इसमें होती है C3 और C4 साइकिल। बायोसिंथेटिक रिएक्शन है, ATP NADPH यूज होते हैं, फूड सिंथेसाइज हो जाता है, रिएक्शन हमारी फाइनली कंप्लीट हो जाती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही ये चीज़ें होंगी, लेकिन आपका ये जो स्पेस था ना, इसमें ये आपके ग्रेना स्ट्रोमा लेमेली थे, ये जो बीच का आपका स्ट्रोमा है, इस स्ट्रोमा में ये सारी रिएक्शंस होंगी। यहाँ पर ATP NADPH भर चुके हैं, अब यहीं पर ये रिएक्शन होंगी और आपका स्टार्च के फॉर्म में सेव किया जाएगा, इस ग्लूकोज को स्टोर किया जाएगा। सबसे पहले आती है C3 साइकिल, जिसे प्यार से हम लोग केल्विन साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि मेल्विन केल्विन नाम के साइंटिस्ट ने एक एल्गी क्लेडोफोरा में फोटोसिंथेसिस को ऑब्जर्व किया और ये हमें रिएक्शन बताई। और भैया ये यूनिवर्सल साइकिल है, सब प्लांट्स में चलती है, इसी से ग्लूकोज बनता है, नहीं तो ग्लूकोज नहीं बनेगा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी इनकी। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का बनता है, इसीलिए इसे C3 साइकिल कहते हैं, और इस टाइप के प्लांट्स को हम लोग C3 प्लांट कहते हैं। 3 कार्बन का 3 PGA 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है। 3 स्टेप होते हैं इसके अंदर, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। कैसे तीनों वर्क करते हैं आइए फटाफट देखते हैं। स्ट्रोमा में होगी, ठीक है। होता क्या है, RUBP नामक एक प्रोडक्ट जो कि 5 कार्बन का है, ये आपके स्ट्रोमा में ऑलरेडी प्रेजेंट है। इसके पास में रुबिस्को नाम का एंजाइम आता है,
और ये आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट एक CO2 के मॉलिक्यूल को, आपके स्ट्रोमा में प्रेजेंट एक CO2 के मॉलिक्यूल को और एक वाटर के मॉलिक्यूल को कंबाइन करवाता है RUBP से, कंबाइन करवाता है RUBP से। अब CO2 का फिक्सेशन यानी कि कार्बोक्सिलेशन, तो फर्स्ट स्टेप हुआ कार्बोक्सिलेशन। जैसे ही ये 5 कार्बन और 1 कार्बन मिलते हैं तो टोटल मिलके हो जाते हैं 6 कार्बन। अब 6 कार्बन का प्रोडक्ट ना बनाना प्रेफर करते हैं, ये 3 कार्बन का PGA बनाते हैं। और क्योंकि भाई हमारे पास 6 कार्बन थे तो ये PGA हमारे पास 2 बन जाते हैं। कितने बन गए? 2 PG। अब ये 2 PGA आगे होते हैं रिड्यूस, आगे होते हैं रिड्यूस। सेकेंड स्टेप इज रिडक्शन और कन्वर्ट हो जाते हैं ट्रायोस फॉस्फेट में। ठीक है, अब इस टाइम पर लगता है एक ATP और एक NADPH पर PGA, क्योंकि यहां पर 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ठीक है, रिडक्शन हो गया, ट्रायोस फॉस्फेट बन गया। अब ये ट्रायोस फॉस्फेट क्या करता है? एक कार्बन को लूज कर देता है, एक कार्बन को लूज कर देता है। एक कार्बन लूज हो गया तो बचे 5 कार्बन, और ये 5 कार्बन अगेन रीजनरेट हो जाते हैं। और भैया जहां पर रीजनरेशन होगा वहां पर एनर्जी तो लगेगी ना उल्टा बना दिया, ये ऐसे बनाना। ठीक है, जहां पर रीजनरेशन होगा वहां एनर्जी तो लगेगी ना। तुम लोगों पढ़ने बैठे थे, प्लांट फिजियो में दिक्कत आई, बैठ गए। अब लेक्चर को खोलने तक में और यहां तक अगर आप आए हो तो आने में भी आपकी एनर्जी लगी है, वरना आसान नहीं है कि एक शॉट में आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर लो। करवाना आसान नहीं है तो करना भी आसान नहीं है। सब बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो 1 शॉट से रिवाइज कर पाए। 1 शॉट देखने में बड़ा इजी चीज़ है, लेकिन हर बच्चे के लिए पॉसिबल है कि वो रिवाइज भी कर पाए। तो जो बच्चा कर पा रहा है, जो बच्चा यहाँ तक आया है, उसमें लिटरली पोटेंशियल है और वो लाइफ में डेफिनेटली कुछ बड़ा करेगा। तो यहाँ तक आए हो, आगे भी आपको पढ़ना है और लेक्चर्स भी अटेंड करने हैं। रीजनरेट होने में, रीजनरेशन में हमेशा एनर्जी लगती है। एक ATP लगा है और RUBP रीजनरेट हो गया है। क्या हुआ है? RUBP रीजनरेट हो गया है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, एक हमारे CO2 को फिक्स जब हम कर रहे हैं, अच्छा ये जो कार्बन हमने फिक्स किया है ना, ये एक कार्बन फिक्स हुआ है, ऐसे आगे 6 साइकिल चलेंगी तब एक ग्लूकोज बनेगा, तब एक ग्लूकोज बनेगा। एक CO2 को फिक्स किया है तो हमारे पास यहाँ पर 2 ATP 2 NADPH लगे और एक ATP यहाँ लगा, मतलब टोटल में 3 ATP लगे और 2 NADPH लगे। ठीक है, लाइट रिएक्शन में ATP NADPH बनाए, यहाँ यूज किए। और एक CO2 को फिक्स करने के लिए 3 ATP 2 NADPH लगे हैं। तो जब हम 6 CO2 को फिक्स कर लेंगे तब हमारा बनेगा एक ग्लूकोज, और एक ग्लूकोज को बनाने में हमें 3 6 18 ATP और 12 NADPH लगेंगे। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो वही इसकी कैलकुलेशन है। देख लीजिए, फॉर 1 CO2 3 ATP 2 NADPH आर रिक्वायर्ड, फॉर 1 ग्लूकोज 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे और बन जाएगा 18 ATP 12 NADPH। अब आ जाता है इस NCERT के डायग्राम को देखें एक बार। इस NCERT के डायग्राम को देखें, ये आपकी NCERT का ही डायग्राम है। कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन की आपको स्टेप गिवन है। आपको ये तीनों बेटा इसमें स्टेप गिवन है। ठीक है, देखिए जरा, कार्बोक्सिलेशन, रीजनरेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। ठीक है, कंप्लीट NCERT बेस्ड ये हो गया। अब कैलकुलेशन देखो एक बार, तो प्राइमरी एक्सेप्टर कौन था यहाँ पर? RUBP। ये तो कैलकुलेशन आपको याद होनी चाहिए भाई, इस पे से तो आपका मल्टीपल टाइम्स नीट में क्वेश्चन आया ही हुआ है। ठीक है, प्राइमरी एक्सेप्टर सबसे पहले CO2 को किसने लिया था? एक बार से ये बात बताइए मुझे, सबसे पहले CO2 को किसने एक्सेप्ट किया? RUBP। ठीक है, तो प्राइमरी एक्सेप्टर इज RUBP। 6 CO2 मिलेंगे तब एक ग्लूकोज बनेगा। स्ट्रोमा के अंदर होगी, एंजाइम रेगुलेटेड है भाई, ये रुबिस्को लग रहा है ना यहाँ पर, एंजाइम से रेगुलेटेड है। रुबिस्को CO तो बनाया ही नहीं। तो एंजाइम से है तो टेम्परेचर सेंसिटिव है, इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन लाइट पर डिपेंडेंट है बट इनडायरेक्टली, इसलिए डार्क रिएक्शन का पार्ट है। इतनी बात ठीक है, तो आगे बढ़ जाते हैं। रुबिस्को बेटा दोगला एंजाइम है, बिल्कुल दोगला एंजाइम है। फुल फॉर्म है इसकी राइबोलोस बिसफॉस्फेट। C स्टैंड्स फॉर कार्बोक्सिलेस, O स्टैंड्स फॉर ऑक्सीजनेस।
ठीक है। और ये मोस्ट एबंडेंट एंजाइम है आपके बायोस्फीयर का, ये आपको पता होना चाहिए। कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी फिक्स हो सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी फिक्स हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फिक्स होगा तो CO2 को फिक्स करेगा, ग्लूकोज बनाएगा। ऑक्सीजन के साथ जब ये फिक्स हो जाता है तो ग्लूकोज नहीं बना पाता। समझ रहे? फिर आगे एक वेस्टफुल प्रोसेस चलती है। इसकी बाइंडिंग कॉम्पिटिटिव है। अगर CO2 और O2 का कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल सेम है तो इसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर CO2 है, ये CO2 के साथ ही बाइंड करेगा। बट जब CO2 नहीं है तो ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है और C3 साइकिल नहीं चल पाती है क्योंकि ऑक्सीजन में कार्बन नहीं है, तो 6 कार्बन हमारे नहीं हो पाते हैं, C3 साइकिल नहीं चल पाती है। इसकी जगह C2 साइकिल चलती है और ये C2 साइकिल बड़ी वेस्टफुल प्रोसेस है जिसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। देख लो एक बार होता क्या है कि मैम फोटो रेस्पिरेशन यानी कि C2 साइकिल तब चलेगी ना जब O2 ज्यादा होगा। O2 ज्यादा हो ही कब रहा है? देखो बेटा, थोड़ा सा लंबा यानी कि प्रोसेस है, पूरा सिस्टम है। O2 अंदर ज्यादा तब होगा जब O2 बाहर नहीं जा पाएगा और CO2 अंदर नहीं आ पाएगा। ये कब नहीं हो पाएगा? जब स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा क्लोज क्यों होते हैं? जब बेटा ज्यादा टेम्परेचर होता है ना, हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं। रीजन कि ट्रांसपिरेशन ना हो पाए, वाटर लॉस को बचाने के लिए स्टोमेटा क्लोज हो गए। अब स्टोमेटा तो क्लोज हो गए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस नहीं हो पा रहा। अंदर जो ऑक्सीजन बना वो तो अंदर ही प्रेजेंट है और बाहर से CO2 अंदर नहीं आ पाया। जो ऑलरेडी प्रेजेंट था वो कंज्यूम होकर C3 साइकिल चल चुकी है। अब इस केस में आपकी जो सेल्स है इनके अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। अब दोगला एंजाइम क्या करेगा? जो ज्यादा है उसकी चलेगी। सेम था तब तक तो CO2 के साथ बाइंड किया, जैसे ही ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा दिखा और भाई CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम हुआ तो इसने ऑक्सीजनेज एक्टिविटी दिखाना स्टार्ट कर दी। ऑक्सीजन एक्टिविटी दिखाएगा और बाइंड कर जाएगा ये आपके ऑक्सीजन के साथ और बना देगा 5 कार्बन टोटल होंगे, तो एक तो 3 कार्बन का कंपाउंड और एक बन जाएगा 2 कार्बन का कंपाउंड जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट। और क्योंकि 2 कार्बन का कंपाउंड बनता है इसलिए इसे हम लोग C2 पाथवे कहते हैं या फिर फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। होता कैसे है? बिल्कुल हल्का सा आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है, वही देख लीजिए। क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम और माइटोकॉन्ड्रिया इस तरीके से अरेंज होते हैं। CPM करके याद कर सकते हैं आप, ठीक है। RUBP रुबिस्को की प्रेजेंस में ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है, PG और फॉस्फोग्लाइकोलेट बनाता है जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है। ये 2 कार्बन का कंपाउंड पेरोक्सिसोम और होता हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचता है, यहाँ CO2 को रिलीज करता है और वापस से रीजनरेट होकर RUBP बन जाता है ATP को यूज करके। ये CO2 जो रिलीज हुआ है ये आपके माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंच जाता है, वहां पर तो ये रिएक्शन होगी नहीं, डार्क रिएक्शन चलेगी नहीं। ओवरऑल एक ATP का यहाँ पर लॉस हो जाता है, CO2 रिलीज हो जाती है, ATP यूज हो जाता है। ATP NADPH कुछ नया बनता नहीं है, फूड बनता नहीं है, फालतू में ATP यूज और हो जाता है तो वेस्टफुल प्रोसेस हो जाती है। तो क्या हो जाता है? वेस्टफुल प्रोसेस। अब वो प्लांट्स जो नॉर्मली हाई टेम्परेचर में ही रहते हैं वो ऐसा क्या करें जो वो इस पाथवे से बच पाए? तो इसके लिए उन्होंने अपनी एनाटमी ही लीफ की बढ़िया बना रखी है, जिसे हम लोग क्रेन्स एनाटमी कहते हैं। जिसे हम लोग क्या कहते हैं? क्रेन्स एनाटमी। क्रेन्स का मतलब होता है रीथ और एनाटमी मतलब अरेंजमेंट। तो रीथ लाइक अरेंजमेंट है। इन्होंने क्या किया है, इनकी जो वेस्कुलर बंडल्स है ना, वेस्कुलर बंडल के इर्द गिर्द सेल्स होती हैं जिनका नाम है बंडल शीथ सेल्स और इसके बाहर प्रेजेंट है मेसोफिल सेल्स। अभी तक जो भी हम चीजें पढ़ रहे थे लीफ में, मेसोफिल सेल्स में ही हो रही थी C3 साइकिल। मेसोफिल सेल्स में यहां पर जनरली रुबिस्को प्रेजेंट था हमारे C3 साइकिल में। यहां पर क्या है? रुबिस्को नहीं है, यहां पर रुबिस्को की जगह पर पेप्केस प्रेजेंट है। पेप्केस की एक खास बात है कि ये लॉयल है भाई। CO2 होगा, एक मॉलिक्यूल भी होगा तो बाइंड करेगा, ऑक्सीजन ज्यादा दिखेगी तो बहकावे में नहीं आएगा, ये बिल्कुल लॉयल है। ये सिर्फ और सिर्फ CO2 के साथ ही बाइंड करता है। रुबिस्को को इन्होंने यहां से पकड़ा है और उठा के बंडल शीथ सेल में रख दिया, पेप्केस ने रुबिस्को, ठीक। उठा के इन्होंने बंडल शीथ सेल में रख दिया और बंडल शीथ सेल से बाहर नहीं निकल पाएगा क्योंकि ये थिक वॉल्ड सेल्स है, इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज है और बिल्कुल बिना इंटरसेलुलर स्पेस के टाइटली पैक्ड होती है। और इनके पास में मल्टी लेयर इनकी बनती है, सिंगल नहीं होती है। और न्यूमरस इनके पास में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है, इनके पास में भी बहुत सारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है।
क्या किया है, रुबिस्को को बांध के कहाँ रख दिया, बंडल शीथ सेल में, और मीजोफिल के पास में प्रेजेंट है पेप केस। ठीक है, अरेंजमेंट समझ में आ रहा है। अब देखो कि आगे आगे होता है क्या। चलेगा इनमें C4 पाथवे, जिसे हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। हैच एंड स्लैक अगेन साइंटिस्ट थे। C4 इसलिए क्योंकि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन का है। होता क्या है, ये आपकी मीजोफिल सेल है, ये आपकी मीजोफिल सेल है। मीजोफिल सेल के अंदर हमारे पास अब रुबिस्को नहीं है, हमारे पास प्रेजेंट है पेप केस, और यहाँ पर 3 कार्बन कंपाउंड पेप हमारे पास प्रेजेंट है। ये CO2 के साथ बाइंड करता है इन द प्रेजेंस ऑफ पेप केस, और तीनों और एक मिलकर बना लेते हैं 4 कार्बन का एक कंपाउंड जिसका नाम है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बाय द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन बने हुए हैं मीजोफिल और बंडल शीथ की सेल्स में। ये जो आपकी मीजोफिल और बंडल शीथ की सेल है, इनके बीच में आ जाता है ये बंडल शीथ सेल में। आगे कन्वर्ट होते हैं डिफरेंट कंपाउंड में, मैलेट एस्पार्टेट बनाते हैं जो कि 4 कार्बन के हैं। अंदर आके ये एक CO2 को रिलीज करते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन, और 3 कार्बन का ये कंपाउंड वापस से पेप में रीजनरेट हो जाता है। 2 ATP यहाँ पर लगते हैं, पेप में रीजनरेट हो जाता है, 2 ATP यहाँ लगते हैं। ये जो CO2 इन्होंने अंदर फेंक दिया है, अंदर क्या सीन है, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट भी होगी तो यहाँ पर हमारा जो रुबिस्को है ये यहाँ प्रेजेंट है। अंदर हम ले आए हैं CO2, अब ये रुबिस्को CO2 के साथ बाइंड करेगा और पूरी हमारी C3 साइकिल चलाएगा। ठीक है, और वाटर भी रिलीज होगा, वाटर भी ब्रेकडाउन, वाटर का जो ब्रेकडाउन है वो यहाँ हुआ है, तो अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, CO2 के साथ बाइंड करेगा, C3 साइकिल चलेगा। C3 साइकिल तो वैसे ही चलेगा जैसे वहां भी चल रहा था। C3 साइकिल मैंने बताया यूनिवर्सल है, वो तो चलेगा, लेकिन इन्होंने क्या किया, CO2 को रुबिस्को के साथ बाइंड करवाने के लिए इसको वॉल्स में एकदम बांध के रख दिया, और ये C3 वापस से रीजनरेट होकर 2 ATP का यूज करेगा और वापस से पेप बना लेगा। ठीक है, हो क्या रहा है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ इस CO2 को छुपा के लाने के लिए, अंदर छुपा के लाने के लिए 2 ATP ज्यादा खर्च हो रहे हैं। C3 साइकिल तो चलेगा ही ना एक CO2 के लिए, लेकिन 2 ATP ज्यादा खर्च हो रहे हैं। तो टोटल अगर कैलकुलेट करो तो 2 ATP लग रहे हैं एक CO2 को अंदर लाने में, और इसके बाद में चलेगी C3 साइकिल, और C3 साइकिल में 3 ATP 2 NADPH तो पर CO2 मॉलिक्यूल लग ही रहा है। तो अगर कैलकुलेट करें तो 5 ATP 2 NADPH लग रहे हैं एक CO2 के लिए, और एक ग्लूकोज के लिए करेंगे तो भाई 6 का मल्टीप्लाई करो, 30 ATP 12 NADPH, सिंपल। 30 ATP 12 NADPH। तो C4 प्लांट को थोड़ी एनर्जी ज्यादा यूज करनी पड़ रही है, बट फोटो रेस्पिरेशन से तो बच रहे हैं। और ये C4 प्लांट के जो एग्जाम्पल्स हैं आपको याद रखने हैं, मेज, सोरगम, शुगरकेन, मोस्टली मोनोकॉट्स होते हैं ये आपके, मोस्टली मोनोकॉट्स, और कुछ डाइकॉट में भी मिलता है जैसे कि चीनोपोडियम। NCERT में मेंशन नहीं है, मैं बता रही हूँ, मोस्टली मोनोकॉट्स में होता है, कुछ डाइकॉट में भी होता है। ये आपकी NCERT का डायग्राम, इन्होंने C4 एसिड C3 एसिड ऐसे लिखा हुआ है, ये आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनता है। ठीक है, ठीक, सो इट्स ऑल अबाउट योर C3 एंड C4 साइकिल। सो आगे C3 में नॉर्मल आपका साइकिल चलता है। C4 प्लांट्स वो जो हाई टेम्परेचर वाले एरिया में रहते हैं, फोटो रेस्पिरेशन को बचाने के लिए इन्होंने एनाटमी अच्छी बना रखी है अपनी लीव्स की, जिसे हम लोग क्रेन्ज एनाटमी कहते हैं। वहाँ पर चलता है C4 साइकिल, 2 ATP पर CO2 मॉलिक्यूल ज़्यादा लगते हैं, मतलब कि पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल 12 CO2 ज़्यादा लगेंगे। वहाँ 18 ATP 12 NADPH लग रहे थे, जहाँ पे हमारी C3 साइकिल में, C4 साइकिल में 12 ATP और ज़्यादा लग जाते हैं, मतलब 30 ATP 12 NADPH2। ठीक है, ये आपकी कैलकुलेशन है, यहीं से क्वेश्चन आता है और कुछ नहीं है भाई इस चैप्टर में। आगे आ जाते हैं कि फोटोसिंथेसिस चलेगा, कुछ फैक्टर हैं जो इसे अफेक्ट कर सकते हैं। येस डेफिनेटली, ये फैक्टर इंटरनल हो सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल हो सकते हैं। ठीक है, इंटरनल हो सकते हैं एज वेल एज एक्सटर्नल हो सकते हैं। इंटरनल यानी कि लीव्स का नंबर कितना है, ओरिएंटेशन कैसा है, लीव्स के अंदर मीजोफिल सेल्स कितनी है, मीजोफिल सेल्स के पास में क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट क्या है, और अंदर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना हो रहा है। जैसे कि ऑक्सीजन का बढ़ा तो फोटोसिंथेसिस अफेक्ट हुआ था ना, ठीक है, जो कि C4 ज़्यादा एफिशिएंट है C3 से। ठीक, और जेनेटिक भी हो सकते हैं कुछ, कि प्लांट भैया ऐसा है, ये प्लांट ऐसा है कि इसमें पत्तियां ज़्यादा आती हैं, ये प्लांट ऐसा है जिसमें पत्तियां ही नहीं आती, तो भाई इसका फोटोसिंथेसिस कम होगा। ठीक है, एक्सटर्नल में आते हैं लाइट, एटमॉस्फेरिक CO2 कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एंड टेम्परेचर। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ब्लैकमैन ने एक लॉ दिया लिमिटिंग फैक्टर का 1905 में। इन्होंने ये कहा
कि कभी कभी ऐसा होता है कि सारे फैक्टर प्रेजेंट हैं, CO2, वाटर, लाइट अगर सब प्रेजेंट है और मान लो कि टेम्परेचर कम हो गया तो फिर फोटोसिंथेसिस का रेट तो अफेक्ट हो जाएगा। अब कोई एक ऐसा फैक्टर जिसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमारा अफेक्ट हुआ है उसे हम लोग लिमिटिंग फैक्टर कह सकते हैं, और बात भी सही है। ठीक है, ठीक है, इन्होंने ये बात बताई। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि लिमिटिंग फैक्टर कौन हो सकता है। सबसे पहले लाइट तो हो ही नहीं सकती लिमिटिंग फैक्टर। भाई कितना आप 10%, लेस देन 10% आप सनलाइट का यूज़ कर रहे हो तो भाई ये तो लिमिटिंग फैक्टर कभी नहीं होती, बहुत अवेलेबल है। थोड़ी भी लाइट अवेलेबल होती तो फोटोसिंथेसिस हो जाती है, तो इट इज़ अ रेयरली लिमिटिंग फैक्टर। लाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन, क्वालिटी तीनों डिपेंड करती हैं वेवलेंथ, किस वेवलेंथ पर मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इंटेंसिटी क्या है और ड्यूरेशन कितनी है। जितनी ज़्यादा ड्यूरेशन उस हिसाब से फूड बनता है, क्वांटिटी ऑफ फूड डिटरमाइन होती है। लाइट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा, बट एक टाइम पर कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि भाई ज़्यादा तो हम एब्जॉर्ब ही नहीं करें ना, हम सनलाइट का 10% से भी कम ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो एक टाइम पर आके सेचुरेशन पॉइंट आपका आ जाता है। ठीक, आगे आइए, नेक्स्ट है CO2। CO2 भाई मेजर लिमिटिंग फैक्टर है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में 0.03 से 0.04 ही प्रेजेंट है। अगर ये 0.05 हो गई तो मज़ा आ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो भी रेट कम हो जाएगा, भाई टॉक्सिसिटी हो जाएगी। ठीक है, सैचुरेशन C3 में आता है 450 पे ppm पे, और आपका C4 में आता है 360 पे। डेटा आपको याद रखना है, इस पर भी अगेन क्वेश्चन आता है कई बार। ठीक, द नेक्स्ट फैक्टर इज वाटर। भाई ये तो सबस्ट्रेट है, बिल्कुल फोटोसिंथेसिस में यूज़ किया जा रहा है। वाटर ब्रेक होता है, आपके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, 2 लिखो तब बैलेंस होगा। ठीक है, और ये अफेक्ट डायरेक्टली नहीं करता है, लेकिन अगर वाटर कम हुआ तो स्टोमेटा बंद हो जाएंगे, तो CO2 अंदर नहीं आ पाएगी, तो फूड नहीं बन पाएगा। वाटर अगर कम हुआ तो लीफ फोल्ड हो सकती है, सरफेस एरिया कम हो जाएगा, लाइट कम मिलेगी, फूड नहीं मिलेगा। तो इनडायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली नहीं है। ठीक है, डायरेक्टली तो इतना अवेलेबल होता है। फिर आता है टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर अगर आपका बढ़ा तो डार्क रिएक्शन को अफेक्ट करता है, और जो कि क्योंकि वो एंजाइमेटिक रिएक्शन है, भाई ज़्यादा टेम्परेचर पर हमारे एंजाइम खराब हो जाते हैं। तो टेम्परेचर ऑप्टिमम इन ट्रॉपिक रीजन में ऑप्टिमम मिल जाता है, मोर देन इन टेम्परेट रीजन। ठीक है, C3 के लिए रूम टेम्परेचर जितना 20 से 25 डिग्री सेल्सियस अच्छा है, और C4 के लिए थोड़ा सा यानी कि 30 से 40 डिग्री अच्छा है। इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा ना तो फिर आपके C4 भी परेशान हो जाएंगे। फिर यहाँ पर कैम प्लांट्स आते हैं जिन्हें हम लोग डेजर्ट प्लांट कहते हैं, उनमें चलती है कैम साइकिल। उनकी साइकिल और अलग है, उन्होंने और एडेप्टेशन बना रखी है, जिससे कैक्टस जैसे प्लांट्स हैं वो हाई टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर पाते हैं, उनकी एडेप्टेशन उसके अकॉर्डिंग है। और कैम प्लांट्स की जो कैम साइकिल है वो आपके NCERT के सिलेबस में नहीं है, तो इस एंड मोमेंट पे आपको पढ़ाऊंगी भी नहीं। ठीक है, तो इतना हो गया आपका इस चैप्टर में। तो भैया आपका ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। हमने भाई आपका 1 घंटा नहीं हुआ, हमने ये 1 घंटे से कम में ये चैप्टर आपका कवर कर लिया है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, अगर आप यहाँ तक बने हैं, पूरा चैप्टर रिवाइज किया है, NCERT पढ़ लेना, चैप्टर यूँ डन एंड डस्टेड हो जाएगा। और अगर आपने इसकी PYQ कर ली तो मज़ा ही आ जाएगा। इस सब के अलावा आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए बने रहिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा अगर ये आपको नोट्स चाहिए तो। टेलीग्राम ग्रुप भी है अगर कोई डाउट हो तो। इस सब के अलावा इंस्टाग्राम में चाहो तो फॉलो कर लेना, और भाई सब्सक्राइब कर लेना। आगे आने वाले लेक्चर चाहिए तो सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा ना। दिक्कत क्या होगी मैं आपको बताती हूँ। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन क्लिक करते हो ना तो आपको सर्च नहीं करना पड़ता, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैम का लेक्चर आया है, तो तुरंत देख लोगे। बस इतना ही है। और नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि प्लांट फिजियो का हम दूसरा वाला चैप्टर करें, सेकेंड चैप्टर करें रेस्पिरेशन इन प्लांट, या फिर आप ये चाहते हो कि हम क्लास 12th का कोई चैप्टर करें? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट चैप्टर भी अपलोड करेंगे। सो इट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे बेटा।